हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल वीडियो, डिमांडिंग वीडियो और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 8 का आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका आज यानी कि 3 मार्च को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका अगले ही दिन यानी कि 4 मार्च को साइंस का आपका जो एनुअल का एग्जाम है यानी कि फाइनल का एग्जाम 2024-25 का ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए बच्चों ऑलरेडी हमने आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 6 सैंपल क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सॉल्व करके समझा दिए थे। ठीक है, आई बटन में आपको मैं वो वाली प्लेलिस्ट दे दूंगा जिसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कोई मिस हो गई हो तो देख लेना। लेकिन अब यहां पे ना आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जी आज के पेपर के लिए ना कम से कम आप एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को हमें सॉल्व करके समझा दीजिए, ताकि हमारी जो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस है, हमारी जो प्रिपरेशन है, ये और भी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आपकी ही डिमांड पे बच्चों इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं 7वां सैंपल पेपर समझाऊंगा और ये पूरा का पूरा समझाऊंगा इस एक ही वीडियो में, ये पूरा का पूरा 7वां पेपर हर एक क्वेश्चन को आपको मैं लाइन टू लाइन पढ़ के समझाऊंगा, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक कि ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ जो बच्चे साइंस के इंग्लिश मीडियम के हैं ना उनके लिए भी रहने वाले हैं। और बच्चों आई विल श्योर यू कि जो जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ना, आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों और रिपीटेड क्वेश्चन हैं जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि यहां से आपके आज के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि आप 60 आउट ऑफ कम से कम 40 या 50 नंबर आसानी से लेके आओ, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं पूरा का पूरा 7वां पेपर समझाऊंगा, बल्कि कम से कम 2 से लेके 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो ऑलरेडी करवाए हुए हैं उनके क्वेश्चन का भी आपको मैं रिवीजन करवाने वाला हूं बच्चों। ठीक है, तो यानी कि एक तीर से तीन तीन निशाने करने वाले हम लोग। ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, जिसने अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। और आप सभी बच्चे मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, तो आप फॉलो भी कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार आया है कोई भी बच्चा 8वीं का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो हम आपको 8वीं पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा आपकी 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, ठीक है, और 12वीं क्लास, ये सारी की सारी क्लासेस आपको हम पढ़ाएंगे अपने चैनल पे। ठीक है, तो चिंता मत करो, आने वाले 4 साल हम बिल्कुल साथ में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और हाँ बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को आपके 8वीं के साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, बहुत अच्छी हमने तैयारी कर ही लिया ऑलरेडी। चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। देखो साइंस का पेपर आपका 2.5 घंटे का आएगा और ये 60 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर ना आपके 3 खंड होंगे। खंड का जो रहेगा इसमें वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके। खंड खा के अंदर लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर वाले, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि आपके 3 नंबर वाले, और खंड गा में आपके योग्यता आधारित प्रश्न होने वाले हैं। ओके, फिर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे, और सेक्शन सी के अंदर कॉम्पिटेंसी या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो तैयार हो बच्चों आज के इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करने के लिए? ठीक है, सैंपल पेपर 7 को समझने के लिए आर यू गाइस रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का हमारा सबसे पहला खंड, खंड नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब इसमें पता है एक ही क्वेश्चन है हमारा, लेकिन इसके अंदर से एक एक नंबर के हमारे 12 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं 7वें पेपर के तो आंसर क्वेश्चन बताऊंगा ही, इवन 2 से लेके 3 और जो हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं उनका भी रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। चलिए सारे बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है लाइव चैट में देंगे या फिर अपने मन ही मन में। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, संक्रामक रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या होता है, यानी कि द मेन कॉज ऑफ इंफेक्शन डिसीज इज। ठीक है, जो इन्फेक्टियस डिसीज होती हैं उसका सबसे मेन कॉज क्या होता है, क्या रीजन है कि संक्रामक रोग ज्यादा फैलता है बच्चों?
चींटी की वजह से ऐसा होता है? नहीं। डेंगू मच्छर की वजह से? ये तो ना के बराबर होता है। मकड़ी, ये तो खैर सुना ही नहीं है। लेकिन घरेलू मक्खी, ये हमारा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, हाउस फ्लाई, दिस इज अ मेन कॉज ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। ओके बच्चों, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब डैश होता है, यानी कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर है तो सिंपल सी बात है, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। ठीक है, जैसे जो समतल दर्पण होता है ना, तो इसमें क्या होगा, जैसे आप सामने खड़े हो, है ना, तो उसमें क्या होगा कि आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर होगा, इक्वल होगा। ये वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस तरीके से रहेगा ये। ठीक है, ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम तीसरे क्वेश्चन में कॉलम ए का दिए गए शब्दों का मिलान करेंगे कॉलम बी से। अब देखो बच्चों, मिलान के लिए ना आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। आप ना मिलान के लिए ये देखो कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आता है, जिसको लेके आप 110% सिक्योर है कि ये वाला मेरा सही है, बस उसी को आप पकड़ लीजिए। जैसे कि देखो, जहां तक मुझे लगता है आप सभी को इसके बारे में तो 110% पता होगा कि जो खरीफ फसल है ये कौन कौन सी होती है बच्चों? खरीफ फसल होती है धान एवं मक्का। ठीक है, धान और मक्का क्या होती हैं? खरीफ फसल होती है। तो देखो बच्चों, ये रहा हमारा पहले का भी, और किसी में पहले का भी है नहीं, तो बस मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जैसे कि रबी फसल है, तो रबी फसल में हमारा गेहूं, चना, मटर ये सभी आ जाते हैं, है ना। रासायनिक उर्वरक की बात करेंगे तो रासायनिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं? रासायनिक उर्वरक में गेहूं और यूरिया फास्फेट आ जाता है। कार्बनिक खाद की बात करेंगे तो इसमें पशुओं के गोबर से बनी खाद, ठीक है, पत्ते और पत्तों के अवशेष ये आ जाते हैं इसमें, है ना बच्चों। तो अब आपसे एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए खरीफ फसल के एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या बताओगे? धान एवं मक्का है। रबी फसल के नाम बताओ तो गेहूं, चना, मटर है। रासायनिक उर्वरक के नाम बताइए तो यूरिया है, सुपर फास्फेट है। कार्बनिक खाद के बारे में ये सभी आप बता देंगे, है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में बच्चों, जो हमारी खरीफ क्रॉप है, ठीक है, पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप व्हीट, ग्राम, पेस। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर फास्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर, एनिमल डिंग मैन्योर, लीफ रेसिड्यू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये तो हो गए एमसीक्यू। अभी चिंता मत करो, और भी आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। अब जो हमारे आगे के ना 3 क्वेश्चन हैं, ये बेस्ड होंगे बच्चों इस तरह से कि आपको ना इनका आंसर एक शब्द में या एक वाक्य में देना होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, ये हैं तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, लेकिन मैंने इस तरीके के क्वेश्चन लिए हैं कि सेम यही क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए बड़े ध्यान से देखना, हम एक साथ 2 तरीके की तैयारी करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है संसाधन, ठीक है, जो भी हमारे रिसोर्स हैं और जो हमारे जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं, ये बताइए। और यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है कि हमारे जो जीवाश्म ईंधन हैं, जो संसाधन हैं, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, मृत पेड़ पौधों और जीवों के अवशेष लाखों वर्षों तक उच्च तापमान और दबाव में रहकर जीवाश्म ईंधन बनाते हैं। आप सभी को पता है कि जो जीवाश्म ईंधन है उनको बनने में लाखों समय लगते हैं। ठीक है, इनके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है। ठीक है, और ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। ठीक है, लाखों वर्ष लगते हैं एक प्राकृतिक संसाधन को बनने में। ठीक है, और थोड़े समय में दोबारा बनाए नहीं जा सकते हैं। इसीलिए अगर हम लोग इन रिसोर्सेस का ज्यादा उपयोग करेंगे ना, तो धीरे 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 ये समाप्त होते जाएंगे। ठीक है, और बनने में लाखों समय लगते हैं, और हम इंसान तो पता नहीं कितना ज्यादा इसका उपयोग करेंगे, तो बहुत जल्दी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बच्चों कि रिसोर्स, व्हाई आर फॉसिल फ्यूल्स एक्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज? तो क्यों है बच्चों? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स remain under high temperature and pressure for millions of years to form fossil fuels. It is a very slow natural process which cannot be reproduced in a short time. If they are overused, they will gradually get exhausted. बहुत ही जल्दी ये खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, सेम क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जहां लगाए गए बल से वस्तु की आकृति बदल जाती है। यानी कि आपको ऐसे 2 एग्जांपल लेते हैं जहां पे वेयर द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड। तो 2 उदाहरण है, जैसे कि रबड़ बेल्ट को खींचने से उसका आकार बदल जाना, जो रबड़ बेल्ट होती है ना उसको खींचने से आकार बदल जाना। अब मिट्टी से खिलौने या फिर मूर्तियों को बना देना, तो ये भी है। चेंजिंग द शेप of a rubber belt by stretching it and making toys or statues for clay। ठीक है, अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान से समझिए। खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, आप सभी को मैंने बताया है कई बार, खरपतवार क्या होते हैं? ये वे अवांछित पौधे हैं जो मुख्य फसल के साथ उगकर उसकी वृद्धि में बाधा डालते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये खेत है हमारा, ठीक है, इस खेत में आपने मुख्य फसल एग्जाम्पल के लिए लहसुन को उगाया, ठीक है, मुख्य फसल के लिए आपने लहसुन को यहां पे उगाया। 1 मिनट। अब इसी फसल के साथ, जैसे ये हमारे गेहूं या फिर लहसुन की ये फसल है ना, इस तरीके से, तो इसी के साथ ना कुछ अवांछित पौधे जो है ना वो उग जाएंगे। ठीक है, अवांछित पौधे जैसे हम घास कहते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, वो इस मुख्य फसल के प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन में बाधा डालेंगे। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे कि जुताई की जाती है या फिर इनको हटाने के लिए कई उपकरण का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ इनके लिए कुछ रसायन आते हैं जैसे कि 2,4-D और वीडीसाइड्स, तो इनका छिड़काव भी किया जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा गांव में वो टंकी नहीं बांध लेते पीछे और फिर एकदम फव्वारे जैसे वो दवाई डालते हैं, कुछ ऐसा, जैसे कि जो ऐसे पौधे होते हैं ना वो मर जाते हैं। तो व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम? ठीक है, तो वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द मैन क्रॉप एंड हिंडर इट्स ग्रोथ, क्योंकि ये उनके न्यूट्रिशन को जो है चूस लेते हैं। सिवियर मेथड्स आर अडॉप्टेड टू रिमूव देम। Periodic plugging or weed removing equipment can be used. Also, they are controlled by spraying some chemicals like 2,4-D and wickets, इस तरीके से। ओके, चलो अब हमारे क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे ये रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले, ठीक है, यानी कि फिलिंग ब्लैंक्स है। तो चलो बच्चों, आपसे मैं पूछूंगा, सारे बच्चे अपने मन ही मन इसका आंसर दें, फिर मैं तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ बताऊंगा। देखो, किसी वस्तु के द्वारा एक दोलन को पूरा करने में किए गए समय को डैश कहते हैं। ठीक है, कोई जो वस्तु है वो एक दोलन को पूरा करने के लिए जितना भी समय लेती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। हिंदी में कहें तो ये होगा हमारा आवर्तकाल। ठीक है, क्या होगा? आवर्तकाल। अगला, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है, यानी कि जब कमान से तीर निकलता है लक्ष्य की ओर गति करता है, तो इस पर लगने वाले बल डैश तथा वायु के डैश के कारण होते हैं। तो लगने वाला बल कौन सा होता है और वायु के किस रीजन की वजह से वो होता है? तो बच्चों, लगने वाले बल का नाम होता है गुरुत्व। क्या होता है बच्चों? गुरुत्व बल, जो कि उस तीर पे लगता है, और वायु के घर्षण की वजह से, यानी कि ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। व्हेन an arrow moves towards the target, the force acting on it due to gravity and friction of air। वाहनों के लिए सबसे प्रदूषण कम फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? द लीस्ट फ्यूल पॉल्यूटिंग, मतलब द लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। तो आप सभी को पता है सबसे कम पॉल्यूशन कौन फैलाता है बच्चों? सीएनजी फैलाती है। वेरी गुड, ये देखो क्या कौन सा फैलाता है बच्चों? सीएनजी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो अब यहां पे देखते हैं बच्चों हमारे कुछ सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से मैं ये पहचाना कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। बिल्कुल सही बात है ये। द रेंज ऑफ ऑडियोबिलिटी फॉर ह्यूमन ईयर्स 20 हर्ट्ज टू 20,000 है ना। तो ये तो सही है हमारी, तो इसको क्या बोलेंगे? ये सत्य हैं। ठीक है, अगला वाला, द्विखंडन अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, यानी कि बाइनरी फिजन इज अ प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी सही बात है भाई,
ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारा सत्य है। ठीक है, जो द्विखंडन हो गया और क्या नाम है, मुकुलन हो गया, वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, क्या ये सही बात है? फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, जैसे मिट्टी पेट्रोलियम है, ठीक है, पेड़ पौधे, इनको बनाया जा सकता है जीवाश्म को प्रयोगशाला में? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये हमारा असत्य है। ठीक है, ये क्या है, असत्य है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हो गया। चलिए आगे देखेंगे बच्चों। अब हम शुरुआत करेंगे अपने खंड नंबर खा को। ठीक है, अब हमारा खंड नंबर खा जो है लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्नों का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब सुनो ध्यान से, अब जो जो क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो अभी आपका जो एग्जाम होगा साइंस का, बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों कि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि एक एक क्वेश्चन को ना आपको समझाऊंगा तो मैं लाइन टू लाइन है ही, ठीक है, वर्ड टू वर्ड। आप सभी बच्चे बिल्कुल एंड तक इसको समझ लेना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, कोयला मृत वनस्पति से किस प्रकार बनता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों, कोयला जो होता है ना, मृत वनस्पति से जैसे बनता है, तो उसकी प्रक्रिया को बोलते हैं कार्बनीकरण, यानी कि कार्बनाइजेशन। अब ये होता क्या है, तो इसे समझो। आज से तकरीबन 300 मिलियन वर्ष पहले धरती पर बहुत घने जंगल हुआ करते थे। ठीक है, आपने जंगल देखे होंगे ना, चाहे मूवीज में, इमेजेस में, जैसे भी। तो बहुत घने जंगल हुआ करते थे और इन्हीं जंगलों में कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई, जैसे कि कभी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया। अल्टीमेटली पेड़ पौधे जो थे वो नष्ट हो गए और वो मिट्टी में दब गए। ठीक है, पेड़ पौधे नष्ट होके मिट्टी में दब गए। अब जो है ना, समय गुजरा और समय गुजरने के साथ साथ इन्हीं पेड़ पौधे जो मिट्टी में दब गए थे, उन पे ना मिट्टी की मोटी सी परत जो है वो जमती चली गई, जिससे कि क्या हुआ, वो कंप्रेस हो गए, संपीड़ित हो गए। अब जैसे जैसे वो गहराई में चलते गए तो वहां पे प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो वहां पे तापमान भी ज्यादा बढ़ा, जिस वजह से मृत वनस्पति धीरे 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 करके कोयले में परिवर्तित हो गई और इसी धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये होता है कार्बनीकरण। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया बताइए। बच्चों, पेट्रोल कैसे बनता है इसके बारे में समझिए। ठीक है, देखो, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया ऐसे लिखेंगे, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों के अवशेषों से हुआ है। जैसा कि हमें पता है पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो इसका निर्माण किससे हुआ है, जो समुद्र के जीव होते हैं इनके अवशेषों से। कैसे सर जी, अब समझो। जब समुद्री जीव मर जाते हैं, जो समुद्र के किसी भी टाइप के जीव हों, जब वो मर जाते हैं तो उनका शरीर जो होता है ना, वो समुद्र के तलछट में दब जाता है और फिर समय के साथ साथ मिट्टी और बालू की परतों के नीचे वो भी कंप्रेस्ड हो जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं और फिर लाखों वर्षों तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये अवशेष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। क्योंकि ये पानी से हल्के होते हैं, आप सभी को पता है पेट्रोलियम पानी से हल्का होता है, इसलिए ऊपर तैरता है और फिर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम छुपा हुआ है ना। तो देखो बच्चों, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए ये एक समुद्र है, ठीक है, ये एक समुद्र है। इस समुद्र के जितने भी जीव थे ना, जब वो मर जाते हैं, ठीक है, सारे नहीं, कुछ जीव जब वो मर जाते हैं ना, तो वो उनके शरीर तलछट में दब जाते हैं, यानी कि इस निचले हिस्से में दब जाते हैं, है ना। और फिर समय गुजरा, लाखों वर्ष गुजरे, वो मिट्टी और बालू के नीचे क्या हो गए, कंप्रेस्ड हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, हाई प्रेशर की वजह से ये क्या बन गए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब ये हल्के होते हैं तो ये समुद्र की एकदम ऊपरी सतह पे तैरने लगते हैं और पता चल जाता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम छुपा हुआ है। ओके बच्चों, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश में देख लेंगे इसी तरीके से, हाउ इज कोयल फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? तो बच्चों, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो they are used to be dense forests on the earth. Due to natural events like floods and earthquakes, many trees and plants got buried in the soil. Over the time, thick layers of soil settled on them, compressing them.
ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एट डेप्थ the dead vegetation slowly got converted into coal. This process is called carbonization. And explain the process of petroleum formation. तो पेट्रोल के फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस होता है बच्चों? पेट्रोलियम was formed from the remains of marine organism. When these organisms died in the sea, their bodies got buried in the sediment and got compressed under layers of soil and sand over time. Due to high temperature and pressure for millions of years, these remains turned into petroleum and natural gas. Because it is lighter than water, it floats on the क्या नाम है, जो समुद्र का टॉप होता है वहां पे। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। किसी ने सुना कि वर्षा का जल उतना शुद्ध होता है जितना कि आसुत जल, यानी कि किसी ने यह सुना कि वर्षा का जो जल होता है ना उतना ही शुद्ध होता है जितना कि आसुत जल होता है। ठीक है, इस प्रकार उसने क्या किया, कांच के एक बर्तन में ना वर्षा का जल ले लिया। ठीक है, उसने क्या किया, एक कांच के बर्तन में ऐसे करके जो वर्षा का जल है ना बच्चों, एक सेकेंड, हाँ, जो वर्षा का जल है ये उसने ले लिया है ना। अब इसने क्या किया, उसके परीक्षण के लिए चुंबकीय सुई का उपयोग किया। अब उसने क्या किया, इसमें ना चुंबकीय सुई का उपयोग किया। उसने ये देखा कि चुंबकीय सुई विचलन हो रहा है, इनकी चुंबकीय सुई जो है वो बहुत ज्यादा हिल रही है। इसका क्या रीजन है बच्चों? तो ध्यान से सुनो, हमारे वायुमंडल में ना धूल, गैस और भी बहुत सारे प्रदूषक तत्व मौजूद होते हैं। तो जब बारिश होती है तो ये सभी तत्व उसी पानी में मिल जाते हैं, जिससे कि वर्षा का जल जो गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है वो जो है ना ऐसा बन जाता है। तो इसीलिए जो चुंबकीय सुई है वो विचलन उत्पन्न करती है, क्योंकि इसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे कि धूल, गैस और अन्य प्रदूषक तत्व, है ना। तो ये वर्षा जल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। दैट इज वाई चुंबकीय सुई बहुत ज्यादा विचलन होती है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश मीडियम में आप यहां पे देख लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइनों के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित है? व्याख्या कीजिए। यानी कि जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आसपास में जो भी ट्रांसफार्मर है या फिर जो भी जहाँ से भी लाइट सप्लाई होती है आपके घर में, है ना, तो किसी जो सोर्स है वहीं से तो सप्लाई हो रही होगी। तो जो भी ट्रांसफार्मर टाइप में होता है जहाँ से भी लाइट सप्लाई होती है, मान लीजिए तेज बारिश हो रही है, ठीक है, आपके घर की लाइट चली गई या फिर कुछ वहाँ पे ना एकदम से बम से धमाका बोल गया, तो क्या वहाँ पे लाइनमैन आके उन विद्युत तारों की मरम्मत करना उसके लिए सुरक्षित होगा बारिश में? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि तेज बारिश के दौरान बाहरी मुख्य लाइन में विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा कि विशुद्ध अशुद्ध जल होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इसमें ना धूल, गैस और अन्य प्रदूषक तत्व जो होते हैं ये मौजूद होते हैं और ये विद्युत का सुचालक बन जाता है और ये गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। इसीलिए बच्चों उसको करंट लगने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि वो सावधानियां बहुत बरतते हैं, लेकिन भाई खतरा तो बढ़ ही जाएगा, बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, है ना। दैट इज वाई सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में इट इज सेफ फॉर अ ह्यूमन टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल वायर्स इन अ आउटडोर मेन लाइन ड्यूरिंग हैवी रेन। एक्सप्लेन। तो बोलेंगे दिस इज नॉट राइट। ठीक है, ये सेफ नहीं है क्योंकि ये जो वाटर है, रेन वाटर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दैट इज वाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों पूछा गया हमसे। मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप ना एक अंधेरे कमरे में बैठे हो। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हो? अंधेरे में वस्तुएं जो हैं क्या आप उन्हें देख सकते हो? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हो? व्याख्या करो। देखो आप ना ऐसे समझो, आप ना इस कमरे में बैठे हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे बहुत अंधेरा है। तो इसमें जो ये मान लीजिए टेबल, चेयर रखी है, टीवी रखी है या फिर जो भी चीज़ है, क्या आप उसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और आपसे ये कहा जाए कि बाहर ना एक दूसरा रूम है, ठीक है, और इसी दरवाजे से आप वहाँ पे भी देख सकते हो और वहाँ पे लाइट है, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी होंगी आप देख पाओगे उनको? हाँ देख पाएंगे। तो कैसे? देखो बच्चों, हम किसी भी वस्तु को ना तभी देख सकते हैं जब वह प्रकाश को परावर्तित करके आंखों तक पहुंचाते। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आपकी फोन की स्क्रीन है, ठीक है, आप इसकी जो ब्राइटनेस का लेवल है बिल्कुल जीरो कर दीजिए तो आपको देखने में बहुत कठिनाई होगी
और वहीं इसकी ब्राइटनेस को आप 25 पे कर दीजिए तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, 50 पे कर दीजिए अच्छा दिखेगा, और अगर आपने 100 कर दिया ब्राइटनेस को तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। तो क्या पता चलता है हमसे हमें से कि जब हम आपके फ़ोन से जो प्रकाश है ये परावर्तित होता है और ये प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचता है, तब आपको स्क्रीन पे दिखता है। सेम वही एग्जांपल है रूम के बारे में। आप किसी ना अंधेरे कमरे में बैठे हो तो कोई भी वस्तु पर जो प्रकाश है वो परावर्तित होगा ही नहीं, वहां पे प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि कमरे के बाहर प्रकाश है तो वहां पर रखी वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हम उन्हें इजीली देख पाते हैं, है ना बच्चों। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। तो अब तो आप समझ गए ना कि हमें अंधेरे में जो अंधेरे कमरे में वस्तुएं रखी होंगी क्यों नहीं दिखती हैं, क्योंकि बच्चों उनसे प्रकाश को परावर्तित करके हमारी आंखों तक वो पहुंचता ही नहीं है। लेकिन अगर बाहर प्रकाश है तो वहां पर रखी वस्तु हमें दिख जाती है, क्योंकि वो जो प्रकाश होता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। ओके बच्चों। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। तो हम बोलेंगे इन दी रूम में हम नहीं देख सकते अपने रूम में, क्योंकि जो भी लाइट का रिफ्लेक्शन वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन आउटसाइड ऑफ द रूम हम देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक पहुंच रहा होगा, दैट इज वाई। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है बच्चों। अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करें। तो देखो बच्चों, हमें अपने आंखों की ना सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए। कोई भी दिक्कत लगे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो नेत्र विशेषज्ञ है, ठीक है, आई स्पेशलिस्ट, इसकी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, चश्मा लगाने की जरूरत पड़े तो गुड यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाले चश्मे का उपयोग करें। बहुत तेज या फिर बहुत कम रोशनी में पढ़ने से बचना चाहिए। और जब पढ़ाई करो भी, एक तो ज़्यादा ब्राइटनेस में नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा रोशनी में, और अगर पढ़ें भी तो याद रखें किताब या फिर स्क्रीन से उचित दूरी रखकर पढ़ें। ठीक है, सन, लेजर टॉर्च या फिर जो भी शक्तिशाली प्रकाश के स्रोत हैं, इनको सीधा कभी भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आंखों को आप जो है गंदे हाथों से ना छुएं, अगर धूल चली जाए तो पानी से धो लीजिए। आंखों की नियमित सफाई करनी चाहिए, उन्हें आराम भी देना चाहिए, है ना। इस तरीके से हम अपने नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर आइज। तो यूज ओनली गुड क्वालिटी ऑफ ग्लासेस, वी शुड टेक केयर प्रॉपर ऑफ आवर आइज, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट, अवॉइड रीडिंग इन वेरी ब्राइट और वेरी लो लाइट। ठीक है, रीड बाय कीपिंग द बुक और स्क्रीन एट द प्रॉपर डिस्टेंस। ठीक है, क्लीन द आइज रेगुलरली एंड गिव देम रेस्ट। इस तरीके से। ओके चलो, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। तो बच्चों, मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया का क्या मतलब है। देखो, मनुष्य यानी कि मानव, इसमें लैंगिक जनन होता है। अभी बच्चों आपको मैं अलैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। देखो, मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है जिसमें नर शुक्राणु उत्पन्न करता है। जो नर होता है मनुष्य, ये शुक्राणु उत्पन्न करता है, मादा यानी कि स्त्री अंडाणु बनाती है। ठीक है, तो जब शुक्राणु महिला के शरीर में प्रवेश करता है तो ये अंडाणु से मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को करता है। और ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, महिला के शरीर के अंदर, यानी कि मादा जो होता है उसके शरीर के अंदर। इसीलिए इसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो पशु पक्षी में हो, फिर चाहे वो जानवरों में हो या फिर इंसानों में हो, है ना। अब इसी निषेचन के बाद युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है, जो मां के गर्भाशय से जुड़कर धीरे धीरे गर्भ में एक शिशु के रूप में विकसित होता है। देखो, दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए कि मनुष्य जो होता है वो लैंगिक जनन करता है। ठीक है, जिसमें नर शुक्राणु उत्पन्न करता है, मादा अंडाणु बनाती है। जब शुक्राणु महिला के शरीर में प्रवेश करता है तो ये अंडाणु से मिलके निषेचन करता है, और इसे ही, क्योंकि ये प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, तो आंतरिक निषेचन कहते हैं। और इसी निषेचन के बाद में युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है, जो मां के गर्भाशय से जुड़कर धीरे 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 गर्भ के रूप में विकसित होकर एक शिशु के रूप में विकसित होता है। ठीक है, अब बारी ये आती है कि आखिर ये जनन जरूरी क्यों है, ये जो निषेचन है, ये जो प्रक्रिया है वो की क्यों जाती है, क्यों ये करना चाहिए, क्यों जरूरी है ये। तो बच्चों देखो, किसी भी जीवित जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जैसे कि हम मनुष्य हैं या फिर जिसमें भी जान है, अगर उसे अपना अस्तित्व बनाए रखना है, ठीक है, अपनी जीव जाति का, तो उसके लिए जरूरी है। अगर हम प्रजनन ही नहीं करेंगे तो आने वाले हजारों साल में मनुष्य इस धरती से खत्म हो जाएंगे।
है ना, इसीलिए प्रजनन बहुत जरूरी होता है। ये नई पीढ़ियों के निर्माण में सहायता करता है जिससे कि जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है, प्रजनन होगा तो उससे नई पीढ़ी का जन्म होगा और ये जो प्रजनन की प्रक्रिया है नई नई पीढ़ियों के निर्माण में सहायता करती है जिससे कि लाइफ साइकिल चलती रहती है। ओके बच्चों, चलो इंग्लिश में लिखेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन के बारे में देखिए। ह्यूमंस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन विच द मेल प्रोड्यूस स्पर्म एंड female produce ovum. When the sperm enters the female's body, it meets the ovum and fertilize it. It process called internal fertilization. After fertilization, the zygote develops into embryo, which attach to mother's uterus and gradually develops into a baby in the womb. Why reproduction necessary for living beings? क्यों ये रिप्रोडक्शन जरूरी है? सबसे पहला, इट इज नेसेसरी फॉर द एक्सटेंसिस ऑफ स्पीसीज, अपनी स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशंस विच कीप्स द लाइफ साइकिल गोइंग। लाइफ साइकिल को बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा ना एक चीज को और थोड़ा ध्यान से सुन लो। देखो अभी तक जो क्वेश्चन आपको समझाए, ठीक है, क्वेश्चन 2 से लेके 7, ये हमारे सारे क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के। अब क्वेश्चन 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक ये हमारे क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, 3-3 मार्क्स के। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताना है बच्चों 8वें क्वेश्चन में? उर्वरक और खाद में 3-3 अंतर बताइए। ठीक है, उर्वरक और खाद, इसमें अंतर बताने कितने? 3-3 अंतर बताने हैं। तो चलो बच्चों पहले हम उर्वरक की बात कर लेंगे कि उर्वरक क्या होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, उर्वरक रासायनिक तत्वों से बनाए जाते हैं और इन्हें कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो बच्चों उर्वरक क्या होते हैं? ये ना रासायनिक तत्वों से बनाए जाते हैं और कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। उर्वरक मिट्टी में तुरंत एकदम जल्दी से जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्रदान करते हैं जिससे कि फसल जो है ना वो तेजी से बढ़ती है। उर्वरक में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ऐसे न्यूट्रिशंस, ऐसे पोषक तत्व होते हैं। उर्वरकों का अगर हम अधिक मात्रा में मिट्टी में प्रयोग करेंगे तो इसकी उर्वरता कम हो जाएगी। ठीक है, और ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उर्वरक जो होते हैं ना पानी में घुलकर पौधों को जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए नहीं रख सकते। वहीं अगर हम खाद की बात करें बच्चों, तो खाद क्या होती है? खाद प्राकृतिक रूप से जैविक पदार्थों जैसे कि गोबर, पत्तियां, ह्यूमस और फसल के अवशेषों से बनाई जाती है। खाद धीरे धीरे जो मिट्टी होती है उसके अंदर पोषक तत्व को छोड़ती है और मिट्टी की उर्वरता क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखती है। खाद मिट्टी की बनावट और जल धारण क्षमता में सुधार करती है। खाद पर्यावरण के अनुकूल होती है। इसके अति प्रयोग से खेतों को लाभकारी होगा, यानी कि ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा खेतों के लिए अच्छा है। खाद पौधों को समग्र पोषण प्रदान करती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है जिससे मिट्टी की उपजाऊपनता और जो उपजाऊपन क्षमता ये अच्छी होती है। ठीक है, एक बार दोबारा समझाऊं आपको। तो पहले खाद को ना दोबारा समझ लो। खाद क्या है? ये प्राकृतिक रूप से जो जैविक पदार्थ होते हैं जैसे कि गोबर, घर का कूड़ा कचरा, ठीक है, पत्तियां, ह्यूमस या फसल के अवशेष, इससे बनती है। अब ये खाद ना धीरे धीरे फसल को न्यूट्रिशन देती है, मिट्टी को न्यूट्रिशन देती है जिससे कि मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन क्षमता है, जो उर्वरक क्षमता है, ये लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, खाद जो है मिट्टी की बनावट और इसके जल धारण क्षमता में सुधार करती है। खाद क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल होती है इसीलिए इसका अति उपयोग करने से भी फसल को नुकसान नहीं, मिट्टी को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा ही फायदा होगा। जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। खाद पौधों को समग्र पोषण देती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाती है जिससे कि मिट्टी उपजाऊ होती है। वहीं उर्वरक क्या होता है बच्चों? उर्वरक जो है ना रासायनिक तत्व होते हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, ये एकदम एक तरीके से तुरंत न्यूट्रिशन देते हैं फसल को और फसल की बढ़त में तेजी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये शामिल होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में उपयोग करने से ये मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रेंथ है उसको कमजोर कर देता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों हमारा जो ये 8वें का दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, ठीक है, गुड़ाई, निराई या फिर थ्रेशिंग, ये चीजें बच्चों ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूं 2 से 3 बार। ठीक है, फिर से बता रहा हूं
इसीलिए आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पहले ही सारी चीजें समझा चुका हूँ। ठीक है, ये रहे आपके मिट्टी तैयार करना, है ना। फसल बोने से पहले मिट्टी तैयार करना बहुत जरूरी है, और ये पहला चरण है किसी फसल के लिए। कैसे? खेत की मिट्टी को ना अच्छी तरह से पलटना और नरम करना जरूरी होता है, ताकि उसमें हवा और नमी ठीक से जा सके। इससे पौधों की जड़ें मजबूती से फैलती हैं और पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है। इस खेत में आपने एक फसल की एग्जाम के लिए लहसुन की, मकई या फिर जो भी है, तो अब आपने क्या करना है, जैसे फसल कट गई, फसल खेत से निकल चुकी है ना। अब आपको ट्रैक्टर के माध्यम से इसकी जुताई करवानी है। क्या करनी है? इसकी जुताई करवानी है, और जुताई करवाने के बाद में इसमें जो भी खाद वगैरह है वो डाल देनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो मिट्टी है जब वो पलटेगी तो ये नरम हो जाएगी, इसमें हवा और नमी आसानी से जा पाएगी, और प्राकृतिक खाद और ह्यूमस मिलाने से इसकी जो फर्टिलाइजेशन स्ट्रेंथ है, मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता, वो बढ़ जाएगी। फिर बुआई की बात आ जाएगी बच्चों। तो बुआई क्या होती है? ये फसल उत्पादन का सबसे अहम चरण होता है, क्योंकि बुआई के तहत ही हम अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज हैं इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, बीजों को सही तरीके से बोने से उनका अंकुरण काफ़ी बेहतर होता है, पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। कुछ पौधे होते हैं बच्चों जिनको सही दूरी चाहिए होती है, अगर पास पास उगा दिए तो दिक्कत बन जाती है, और कुछ होते हैं जिनको दूर दूर उगाना चाहिए, कुछ को पास पास। तो सही दूरी और गहराई में जब बीज पड़ते हैं तो उनकी वृद्धि सकारात्मक होती है। ठीक है, अब हमने देखो मिट्टी तैयार कर ली, फसल की बुआई कर ली, अब आएगा बच्चों निराई की बात। ठीक है, और इसी में जो खरपतवार होते हैं उसकी बात आ जाएगी, कि फसल के साथ खेतों में ना कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, यानी कि खरपतवार। तो इनको निकालने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। आपने देखा होगा गांव में भी निराई की जाती है ना। ये खरपतवार फसल के पोषक तत्वों का उपभोग कर लेते हैं, जिससे फसल कमजोर हो सकती है। इन्हें हटाने के लिए हाथों से जड़ों समेत निकाला जाता है, या विशेष रसायनों का छिड़काव किया जाता है। जैसे टंकी नहीं बांध लेते हैं पीठ पे और फिर उस छिड़काव करते हैं रसायन का, इस तरीके से। अब थ्रेशिंग क्या होता है बच्चों? थ्रेशिंग का मतलब हो गया, जैसे फसल जो है ना, ठीक है, मान लीजिए आपने ना गेहूं उगाए, ठीक है, गेहूं की फसल आपने ना एक तरीके से ये खेतों में ऐसे पड़ी हुई है, उसके गट्ठे बांध के ये पड़े हुए हैं, है ना। अब थ्रेशिंग के तहत क्या होगा, इन गट्ठों को एक कंबाइन नामक मशीन में डाल के भूसा अलग कर लिया जाएगा और अनाज को अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, इसे हम श्रेणिंग भी कहते हैं, और इससे अनाज की सफाई हो जाती है। बस इसी को हम थ्रेशिंग बोल देते हैं, और इससे अनाज की सफाई और भंडारण के लिए ये तैयार हो जाता है। बस हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, तो देख लीजिए, मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेशिंग, ये सारी चीजें। अगला, मेंशन 3 डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो बच्चों फर्टिलाइजर के बारे में आप देखेंगे, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ लेना। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर मेड from chemical elements and prepared artificially. Fertilizers provide nutrients to the soil immediately, which leads to rapid growth for the crop. इसमें जो mainly है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड जो पोटेशियम है, ये शामिल होते हैं। बट एक्सेसिव यूज अगर इसका होगा तो ये डेफिनेटली जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, यानी कि रिड्यूस करेगा, और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी हार्मफुल होगा। ओके, वहीं मैन्योर की बात करेंगे बच्चों, तो मैन्योर जो है ये नेचुरली ऑक्योरिंग जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इससे बनता है, लाइक कॉर्डियम लीव्स और ह्यूमस एंड क्रॉप रेजिड्यूस। इसके अलावा मैन्योर जो है ये रिलीज करते हैं न्यूट्रिशंस को स्लोली विच हेल्प्स मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैन्योर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ठीक है, एंड ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, और साथ ही साथ बेनिफिशियल होते हैं हर एक चीज़ के लिए। ओके, ये चीज़ें होती हैं। सो आगे आपको जो है ना यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखने थे, लाइक सॉइल प्रिपरेशन के बारे में, सोइंग के बारे में, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, वीडिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, इस तरीके से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन, इसमें अंतर बताइए। ठीक है, तो बच्चों देखो, आंतरिक निषेचन को आप मान सकते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, आंतरिक निषेचन को आप लैंगिक जनन मान लीजिए, और बाहरी निषेचन को आप अलैंगिक जनन मान सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा कैसे। देखो बच्चों, सबसे पहले आंतरिक निषेचन, इसमें नर और मादा के युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, जैसे नर और मादा, यानी कि जैसे मनुष्य है,
ठीक है, मनुष्य और स्त्री, इसके जो युग्मकों का संलयन है ये कहाँ पे होगा, मादा के शरीर के अंदर। जैसे नर के शुक्राणु और मादा के जो ओव्यूम होते हैं उनका कहाँ पे जो मतलब अंडाणु जो होते हैं वो कहाँ संलयन होगा, इनका शरीर के अंदर। ठीक है, इस प्रकार के निषेचन में बहुत कम संख्या में अंडे बनते हैं, बहुत ही कम, जैसे कि गाय, कुत्ता या मानव। वहीं भारी निषेचन की बात करेंगे तो इसमें नर और मादा के युग्मकों का मिलन शरीर के बाहर होता है, आमतौर पे पानी में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या में अंडे उत्पन्न होते हैं क्योंकि इनमें से कई तो जीवित ही नहीं रहते, जैसे मेंढक या मछलियां होती हैं, मछलियों के बहुत सारे अंडे होते हैं जिसमें से कुछ ही जीवित रह पाते हैं। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? ठीक है, तो ये इंटरनल है और ये आपका एक्सटर्नल है। ओके, अब यहीं पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन और समझाता हूँ। ठीक है, बस आप ना ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये रहे, देखो बच्चों, मैं अभी आपको बोल रहा था ना अलैंगिक जनन के बारे में, तो देख लो, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जीव से नया जीव उत्पन्न होता है। इसमें जनन के लिए किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। ये जनन मुख्य रूप से जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनमें पाया जाता है। अब दो टाइप का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, मतलब अलैंगिक जनन में मुकुलन यानी कि ब्यूडिंग, द्विखंडन यानी कि बाइंद्री। तो इसमें क्या होता है बच्चों, मुकुलन की बात करेंगे तो इस प्रक्रिया में जीव के शरीर के ऊपर एक छोटा सा भाग यानी कि गुंबद के लीजिए या फिर कली जो है ये उभरती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती है और उसी कली से एक नया जीव बन जाता है, जैसे कि हाइड्रा या फिर ईस्ट। ठीक है, इसमें एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित होती है। द्विखंडन में एक कोशिका जो होती है ना वो दो समान भागों में डिवाइड हो जाती है, जिससे दो नए जीव बनते हैं, जैसे कि अमीबा, परामीशियम, इस तरीके से। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और ब्यूडिंग और बिंदी फिशन, इसके बारे में यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, इस बार मैंने इसके पॉइंट थोड़े ज्यादा लिए हैं, पहले 3 या 4 लेते थे, इस बार 6 पॉइंट लिए हैं। सीएनजी और एलपीजी को ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है? ठीक है, आप सीएनजी को या फिर एलपीजी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो क्या लाभ होते हैं इसके? तो देखो बच्चों, सीएनजी और एलपीजी ये पारंपरिक ईंधनों की तुलना में अधिक साफ सुथरे और कम प्रदूषण करते हैं। यानी कि जैसे हमारे डीजल, पेट्रोल है, ये क्या है, ये हमारे पारंपरिक ईंधन है जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं। इसकी तुलना में एलपीजी, सीएनजी साफ सुथरे और कम प्रदूषण करने वाले हैं। ठीक है, एलपीजी में ऊर्जा अधिक होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एलपीजी में जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, जिससे यह जलने में प्रभावी साबित होता है, यानी कि अच्छा जलता है ये। इन सभी को जलाने से धुआं भी कम निकलता है और पर्यावरण को नुकसान भी कम होता है। ये घरों और वाहनों में आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की तुलना में ये अधिक किफ़ायती होते हैं बच्चों। ठीक है, पेट्रोल या डीजल की तुलना में अधिक किफ़ायती होते हैं। इसके जलने के बाद ठोस अवशेषान की राख नहीं बचता है और ये आसानी से सफाई भी बनी रहती है इससे, क्योंकि जैसे पेट्रोल या डीजल है, जब वो जलते हैं तो एक तो वो गंदी सी बदबू और धुआं निकालते हैं, है ना, और उससे अवशेष भी बच जाते हैं, राख बच जाती है उनकी। लेकिन एलपीजी या सीएनजी की नहीं बचती है और ये धुआं वगैरह भी नहीं निकालते हैं, है ना, तो ये पर्यावरण के हितैषी होते हैं। ओके बच्चों, सेम इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी फ्यूल? ठीक है, तो क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों? दे आर क्लीनर एंड लेस पॉल्यूटिंग देन कन्वेंशनल फ्यूल्स लाइक डीजल एंड पेट्रोल। एलपीजी हैज मोर एनर्जी विच मेक्स इट इफेक्ट इन बर्निंग। चलो आपसे एक क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में पता है वो हिंदी में बताएगा, जिसको इंग्लिश में पता है वो इंग्लिश में बताएगा। क्या बताना है सर? सीएनजी और एलपीजी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है बच्चों? कमेंट करें सारे के सारे बच्चे। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा या फिर जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा आप सभी बच्चों के कमेंट को मैं हार्ट दे सकूं। ठीक है, वैसे मुझे पता है एग्जाम नज़दीक है आपका, मोस्ट ऑफ द बच्चों को आंसर तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि कितने बच्चों को पता है। तो बताएं सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं बच्चों। देखो, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका ना साइंस का एग्जाम होने वाला है, फिर आपका रह जाएगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी का, तो हिंदी के लिए भी हम आपको कम से कम 5 से लेके 7 सैंपल क्वेश्चन पेपर पूरे पूरे सॉल्व करवा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, और अभी तो हम आपको 8वीं क्लास पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए,
अभी तो हम आपको 8वीं क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आने वाली आपकी जो 4 और क्लासेस हैं, ठीक है, 9वीं क्लास जो कि आप अगले साल पढ़ेंगे, 10वीं क्लास जो कि उससे आगे पढ़ेंगे, 11वीं क्लास जो कि उससे आगे पढ़ेंगे और 12वीं क्लास जो कि उससे आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम आपको अपने चैनल पे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सारी क्लासेस पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आप सभी हमारे चैनल से अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, ठीक है। क्योंकि जब हम 4 साल तक एक ही साथ पढ़ने वाले हैं तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंचे, जो भी आपके लिए अपलोड होंगे। तो उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ना ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप इजीली देख पाओ। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बच्चों, ऐसे ही आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है। ये जरूरी सूचना थी आप सभी के लिए, ताकि आप सभी बच्चे हमें सब्सक्राइब कर लें और इजीली हमसे जुड़ जाएं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है मानव वाक यंत्र के कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। यानी कि मानव का जो वाक यंत्र होता है कंठ, इसके कार्य को अपने शब्दों में समझाइए। तो आओ बच्चों देखते हैं। देखो, मानव वाक यंत्र के कार्य क्या होते हैं। मानव शरीर में ध्वनि वाक यंत्र यानी कि कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। जब हम बोलते हैं तो फेफड़ों से हवा निकलकर स्वर तंत्रियों तक पहुंचती है। एग्जाम्पल के लिए अपना ध्यान से समझिए, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, है ना, आप सभी को ये वीडियो बना के बोल के वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो शरीर में जो ध्वनि है वो कहां से उत्पन्न होती है, वाक यंत्र यानी कि हमारे कंठ से। तो जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो मैं ये आपको क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूं, ये मेरे कंठ के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उससे। अब क्या होता है, जब मैं बोलता हूं या फिर आप भी बोलते हैं तो फेफड़ों से हवा निकल के स्वर तंत्रियों तक पहुंचती है, ठीक है। और फिर ये स्वर तंत्रियां कंपन करने लगते हैं, जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखो, हमारी जो स्वर तंत्रियां होती है ध्वनि तो उत्पन्न करती है, तो हमें पता है। लेकिन यही स्वर तंत्रियां जब अधिक खिंचाव महसूस करती हैं, ये स्वर तंत्रियां जब अधिक खिंचाव महसूस करती हैं तो ध्वनि तीव्र हो जाती है। और यही जब ढीली होती हैं तो इसमें ध्वनि मंद हो जाती है। जैसे अभी मैंने तेजी से बोला तो इसमें स्वर तंत्रियां क्या हुई थी, अधिक खिंच गई थी और ध्वनि तीव्र हो गई थी। और जब ये ढीली होती हैं तो ध्वनि मंद हो जाती है। इस प्रकार बच्चों, हमारी आवाज का उतार चढ़ाव स्वर तंत्रियों के कंपन पर निर्भर करता है। बच्चों एक चीज मैं बता दूं, आप ना इसका जो चित्र आपकी किताब में दिया गया है, सुन लीजिए, इस चित्र को याद करके जाना, ठीक है, मानव वाक्य यंत्र को, क्योंकि चित्र बनाने के लिए एग्जाम में जरूर आएगा इसका, ठीक है। अब इसी को ना थोड़ा इजी वे में समझिए। मनुष्यों में आवाज गले में स्थित वाक्य यंत्र यानी कि कंठ से उत्पन्न होती है। इस वाक्य यंत्र में 2 वाक तंतु, आवाज बढ़ाने वाली पतली झिल्लियां होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इन तंतुओं के बीच से हवा गुजरती है। अगर ये तंतु में तनाव होते हैं यानी कि खिंचाव होता है तो कंपन करते हैं और ध्वनि यानी कि आवाज पैदा होती है। इन तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां इनकी कसावट को नियंत्रित करती हैं, जिससे कि आवाज की गुणवत्ता और तीव्रता बदलती है। जब ये तंतु खुलते और बंद होते हैं तो हमारी ध्वनि में बदलाव आता है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम इसके बारे में कहेंगे कि मानव वाक्य यंत्र के ये कार्य होते हैं। अथवा बच्चों, काफी अच्छा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो बच्चों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो चलो बताते हैं भाई हानिकारक प्रभाव। अथवा में लिखेंगे सूक्ष्म जीव कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें कुछ नुकसान मानव के होते हैं, कुछ नुकसान पौधों को, कुछ जानवरों को बीमारियां उत्पन्न करवाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगजनक यानी कि पैथोजन कहा जाता है। अब ये कैसे कैसे क्या क्या करते हैं तो इसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले मनुष्यों पर प्रभाव। तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों में गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स या फिर तपेदिक यानी कि टीबी, टर्बोक्लोसिस। ओके, तो ये गंभीर बीमारियों का रीजन बनते हैं। पशुओं पे क्या प्रभाव होता है, पशुओं में भी कई बीमारियां फैलाते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स। बच्चों ये एमसीक्यू में आ सकता है। उस बीमारी का नाम बताइए जो कि मनुष्यों और मवेशियों दोनों को प्रभावित करती है, तो वो होती है एंथ्रेक्स। पौधों पे क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये फसल को भी कई तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि फसल में कीड़े लग गए, तो वो यही होते हैं सूक्ष्म जीव, जिससे उसकी उपज कम हो जाती है। उदाहरण के लिए गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, ये फसलें विभिन्न रोगों से प्रभावित होती हैं, ठीक है। फिर आता है बच्चों
खाद्य एवं वस्त्र पे प्रभाव, अर्थात सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, ये भोजन, कपड़े और चमड़े को भी नष्ट कर सकते हैं, जिससे वे खराब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रोटियां होती है ना, उसपे जो फंगस होते हैं ये जम जाते हैं, है ना। 3-4 दिन की अगर रोटी रखी हुई है तो उसपे काई जैसी जम जाती है, फंगस इसे बोलते हैं, है ना। तो इसको खराब कर देता है। और इसी तरीके से कपड़े और चमड़े भी आ जाते हैं जो कि उपयोगी होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव कई मायनों में हानिकारक साबित हो सकते हैं, इसीलिए इनसे बचाव के लिए उचित उपाय अपनाने की हमें बहुत ही आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट ये पूरा हो गया। ओके, चलो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देख लेंगे, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन वोकल कार्ड इन योर ऑन वर्ड्स। तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन वोकल कार्ड के बारे में ये सारी की सारी बातें हैं, आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों ब्रीफली डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों इसकी क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, इफेक्ट ऑन एनिमल्स, इफेक्ट ऑन प्लांट्स, इफेक्ट ऑन फूड एंड क्लोथिंग, इस तरीके से दिया गया, इजिली आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात इस सेक्शन के खंड नंबर गा की योग्यता आधारित प्रश्नों की, तो जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। मैंने इन क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर, अब जैसे ये 13 वाला है, ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन के आंसर आप देखेंगे मैंने लिख रखे हैं अच्छे तरीके से, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन क्वेश्चन के आंसर आपको पहले ही करवा रखे हैं। ओके, ये देखो आंसर आपके मैंने लिख रखे हैं, इसीलिए ताकि जिस बच्चे को भी पढ़ना है ना इन क्वेश्चन के आंसर, वो इजीली इनको पढ़ सकता है। ये देखो सारे क्वेश्चन आंसर, और मेरा आंसर सही क्यों है उसकी मैंने व्याख्या भी लिख रखी है बच्चों। ओके, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है, इसका आंसर नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारा आज का जो 7वां पेपर था, ठीक है, पेपर नंबर 7, वो तो हो गया पूरा। लेकिन अभी बच्चों हम कम से कम 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर का एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम अपने इस वाले पेपर को देख लेते हैं, हमारा सबसे पहला वाला पेपर। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, जैसे कि सबसे पहला है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो ये आपको मैं समझा चुका हूं। अगर हम खेतों में लगातार फसल उगाएंगे तो मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो जब हम खेतों में लगातार फसल उगाएंगे तो पता है क्या होगा। देखो, मिट्टी जो होती है ना, ये फसलों को पोषक तत्व देती है, न्यूट्रिशन देती है, जिससे उनकी वृद्धि होती है। लेकिन अगर हम लगातार फसल उगाएंगे उगाएंगे तो मिट्टी में जो पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, इसकी कमी होने लगेगी, जिससे कि इसकी जो फर्टिलाइजेशन स्ट्रेंथ है, उर्वरक क्षमता, वो कम हो जाएगी। इस वजह से किसान क्या करते हैं समय समय पे इसमें खाद और उर्वरक डाल के मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। दैट इज वाई बच्चों कि हमें फसल को जो है ना इस तरीके से करना चाहिए, है ना। लगातार उगाएंगे तो उसमें मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, न्यूट्रिशन क्षमता, वो कम हो जाती है। ठीक है, सेम इस तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, व्हाट इज इफेक्ट ऑन सॉइल ड्यू टू कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड, एक्सप्लेन। तो ये रहा बच्चों। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 को आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं, आंसर लिखा हुआ है। सेम ही इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से रहेगा आपका। इसके अलावा परावर्तन के नियम क्या होते हैं बच्चों, तो आपको बता रखे हैं। परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसी के साथ ही साथ आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा, ये भी समतल होते हैं एक तरीके से, है ना। जैसे कोण बराबर, वैसे ही ये सभी बराबर होते हैं। ओके, फिर बच्चों सजीवों के लिए जनन आवश्यक क्यों होता है, तो याद रखिएगा, जीवित जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, नई पीढ़ियों के निर्माण में सहायता करता है, जीवन चक्र को चलाता है। ठीक है, और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। हाँ बच्चों, प्रतिजैविक समझ लीजिए क्या है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स, ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों को रोकने या समाप्त करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया और टेट्रासाइक्लिन हो गया। बच्चों ये जो है ना, ये याद रखिएगा, ये प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स हैं, जीवाणुनाशक बोलते हैं इनको, है ना। और प्रतिजैविक जब ली जाए तो याद रखिए, पहले तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए, और अगर ले भी रहे हैं तो उसका कोर्स हमेशा पूरा करें। जो एंटीबायोटिक्स आपको दी जा रही है उसका कोर्स पूरा करें। जरूरत ना होने पर गलत मात्रा में प्रतिजैविक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है,
कुछ इसके क्या नाम है सावधानियां जो बरतनी चाहिए है ना प्रतिजैविक को लेते समय, ये चीज़ें पढ़ लेना, समझा रखे हैं। और इसके बारे में तो अभी अभी आपको मैंने समझा ही दिया है। कोक के गुण और उपयोग का वर्णन कीजिए बच्चों। कोक के गुण और इसका उपयोग, तो बच्चों कोक एक कठोर और काले रंग का ईंधन होता है जो कोयले के विशेष आसवन से प्राप्त होता है। कोक लगभग शुद्ध कार्बन होता है। इसे इस्पात उत्पादन, धातु उद्योग में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कोक क्योंकि अधिक गर्मी उत्पन्न करता है और कम धुआं छोड़ता है, इसीलिए औद्योगिक ईंधन में ज्यादा उपयोग होता है। इसका उपयोग धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है, धातु को शुद्ध करना है तो उसमें ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ कोक इस तरीके से। फिर तब बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन, शोर और संगीत में क्या अंतर होता है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो बोलेंगे जी हाँ। संगीत क्या होता है? संगीत वह ध्वनि होती है जो एक मधुर और सुरीला अनुभव प्रदान करती है हमें। ठीक है, ये प्राकृतिक वाद्य यंत्र गानों के द्वारा उत्पन्न होता है। जबकि शोर क्या है? अवांछित और कर्कश ध्वनि होती है, जैसे कि गाड़ियों के हॉर्न, मशीनें इत्यादि। अब संगीत भी शोर बन सकता है कभी, जैसे संगीत बहुत तेज आवाज में सुनते हैं या फिर बहुत सारे वाद्य यंत्र में एक साथ बजाया जाए और तालमेल ना बैठे तो भी ये शोर जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन, इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि अपने वातावरण में जो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं इनकी सूची बनाइए। तो बच्चों वाहन के हॉर्न हो गए, लाउड स्पीकर हो गए, मशीनों की आवाज़ होगी, पंखों का शोर हो गया। इसके अलावा घर के अंदर देखेंगे तो तेज आवाज़ में टीवी चलाना, ट्रांजिस्टर रेडियो, मिक्सर ग्राइंडर, कूलर, ये सभी ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, ये रहे आपके। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इजीली पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। फिर बच्चों कोलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आप इसको पढ़ लेना, समझा रखे मैंने अच्छे तरीके से। कायांतरण किसे कहते हैं बच्चों? तो जब किसी जीव के विकास के दौरान उसके शरीर में बड़ा बदलाव आता है तो उसे कायांतरण कहते हैं। जब किसी जीव के विकास के दौरान उसके शरीर में बड़ा बदलाव आता है और जो कि अचानक से और प्रमुख रूप में देखा जाता है। ये एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिकाएं बढ़ती हैं और जीव की बनावट पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसे कि मेंढक, तितली, ये अपने जीवन चक्र में कायांतरण से गुजरते हैं बच्चों। ठीक है, यहां से देख लीजिए। खरपतवार के बारे में आपको समझा चुका हूं इजीली, है ना। और भी क्वेश्चंस जैसे कि सिंचाई क्या होती है बच्चों? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियां बताइए। तो सिंचाई क्या होती है? फसलों को ना समय समय पर आवश्यक मात्रा में पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। और यदि हमें अच्छी फसल में वृद्धि करनी है तो बेहतर उत्पादन के लिए जरूरी होता है। अब इसकी 2 विधियां होती हैं। एक तो छिड़काव विधि, जैसे बारिश का एकदम बारिश जैसा मौसम बना देना एक तरीके से। और ड्रिप विधि, सीधा जड़ों में पानी देना। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और देख लेंगे आप यहाँ पे। फिर है एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल था, तो आप इसे पढ़ लेना अच्छे से। और हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे बच्चों। ठीक है, कि एक प्रकाश के समानांतर किरण पुंज अगर इनसे टकराए तो जो नियमित परावर्तन होगा या फिर विशिष्ट परावर्तन होगा, इसके बारे में तो इसको भी पढ़ लेना बच्चों। सारी चीज़ें लिख रखी है मैंने। ठीक है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के जो 6 पंक्तियां हैं उपयोग के बारे में, वो भी पढ़ लीजिए। सूक्ष्म जीव क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, इसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके वेल, अब हम इस सेशन को बच्चों यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी को आपके 8वीं क्लास के साइंस के फाइनल के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, तैयारी हमने अच्छे कर ही ली है। बाकी आप सभी अगर चाहते हैं आप आने वाले और क्लासेस को हमारे साथ पढ़ें तो बच्चों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए। जिसने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से एग्जाम कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।